हे गाइस, दिस इज स्वीट टाइगर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में आप सब जानते हैं कि मैं एक ज़बरदस्त किस्म की एक थोड़ी अनोखी टाइप की सीरीज़ स्टार्ट करने जाने वाला हूं। और सीरीज़ को स्टार्ट करने से पहले काफ़ी ज़्यादा बातें मुझे जो आपसे डिस्कस करनी है सीरीज़ के रिलेटेड भी और अपने चैनल के रिलेटेड भी। तो सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगा, क्योंकि आजकल आप लोग का वीडियोज़ के ऊपर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। आप लोग ठीक से कमेंट भी कर रहे हैं, बता भी रहे हैं कि वीडियो में क्या चीज़ पूरी है, क्या चीज़ इनकम्प्लीट है। और इसी चीज़ों से मुझे जो है थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलती है इस तरह की और वीडियोस ज़्यादा बनाने के लिए। और हम सब्सक्राइबर भी अपनी जल्दी जल्दी कंप्लीट कर रहे हैं, तो इससे अच्छी कोई और बात हो नहीं सकती है। तो इसीलिए मैंने सोचा था कि अब हर संडे जो है हम अपनी टाइमलाइन से हट के एक नई सीरीज़ चलाया करेंगे। और मैंने पहले थॉर की सीरीज़ को स्टार्ट करने के लिए सोचा था, लेकिन कमेंट्स जब मैंने आप लोगों के पढ़े तो आप में से सबने यही कहा कि और भी दूसरे यूट्यूबर्स जो हैं उस सीरीज़ को शुरू कर चुके हैं, वो उसको चला रहे हैं, तो आप लोग उस पर ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हैं। तो आप लोग ने कहा था कि कुछ नया किया जाए जो कि ज़्यादातर चैनल्स पे नहीं है। तो मैं एक ऐसी सीरीज़ लेकर आया हूँ जो कि पहले एक इंडियन चैनल पे मौजूद थी, जिसका नाम लॉर्ड नोस के नाम से था। और उस चैनल को मैं भी काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा था, लेकिन अचानक वो चैनल एकदम ही गायब हो गया और किसी को कुछ नहीं पता चला कि उनके साथ क्या हुआ, किस वजह से उन्होंने उस चैनल को बंद कर दिया। तो ये सीरीज़ दरअसल उनके चैनल पे मैंने फर्स्ट टाइम देखी थी, जो कि मैंने कंप्लीट नहीं देखी थी, लेकिन शुरू के कुछ एपिसोड देखे थे और मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अब इस सीरीज़ को दोबारा आप लोग के साथ शेयर किया जाए, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने इस सीरीज़ के बारे में ज़्यादा सुना हुआ नहीं है। लोगों को पता है कि इसका कुछ इवेंट हुआ था मार्वल में कि एक हार्ट ऑफ द यूनिवर्स के नाम से एक चीज़ थी जिससे बहुत ज़्यादा थानोस ने पावर हासिल कर ली थी, लेकिन उसके बाद उसकी डिटेल्स किसी को भी नहीं पता। तो ये सीरीज़ बेसिकली हमारी थैनोस के रिलेटेड सीरीज़ होने वाली है। और इस मज़े की बात यह है कि इस पूरी की पूरी सीरीज़ को हमें खुद थैनोस अपनी ज़बानी सुनाएगा। और ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये हमारी टाइमलाइन का हिस्सा नहीं बनेगी, क्योंकि ये सीरीज़ कैनन नहीं है। ये एक दूसरी यूनिवर्स की कहानी है जो कि हमारी यूनिवर्स से मिलती जुलती थी और उसके अंदर ये इवेंट हैपन हुए थे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी सीरीज़ के अंदर टोटल 6 इशूज़ हैं और हम इनको हर एक एपिसोड में इस तरह से हम 6 एपिसोड कवर करेंगे। और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि हर एपिसोड को शॉर्ट करने की कोशिश करूँ, लेकिन ये इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं और इसमें बहुत कुछ है जो मुझे आप लोग के साथ शेयर करना है। तो अगर वीडियो लंबी हो जाए तो उसके लिए मैं पहले से सॉरी कहता हूँ। सो गाइस, आई होप कि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, लेकिन अगर नहीं भी करा है तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेते हैं जब तक आप सब्सक्राइब का बटन दबाइए, ताकि इस तरह के और ऑसम कंटेंट आप लोग मेरे चैनल पे देख सकें। सो गाइस, चलिए अब इस ऑसम सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। तुमने इसको मिस कर दिया, सारी रियलिटी जो है वो ख़त्म हो चुकी है। हाँ, थैनोस ऑफ टाइटन मैं ही जो हूँ इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, लेकिन इस बार मैंने इस यूनिवर्स को उस रीजंस की वजह से डिस्ट्रॉय नहीं किया है जिसको तुम सोच रहे होगे। तुम जैसा कि देख ही सकते हो कि हर वो चीज़ जिसके ऊपर मास्टरी हासिल की जा सकती थी उस सब के ऊपर मैंने अपना कंट्रोल हासिल कर लिया था और मैंने अपने सारे के सारे अचीवमेंट्स को अनलॉक कर दिया था। लेकिन तब जाके मुझे पता चला कि ये अचीवमेंट्स कुछ और नहीं, सिर्फ एक बेहुदा और घिनौना मजाक था मेरे साथ। ये बात तो जाहिर है कि मैं डेस्टिन्ड था इस यूनिवर्स के अंदर कि मैं इस यूनिवर्स को ख़त्म करूंगा, इनहाइलेट करूंगा। ये काफ़ी बार कोशिश कर चुका हूँ। जब से मैंने मिस्टर डेथ को अपनी पहली बार देखा था तो मैंने सोच लिया था कि वो एक अलग ही किस्म का आर्ट है जिसको मुझे हासिल करना है। और इसीलिए मेरा जितना का जितना एग्जिस्टेंस है वो सिर्फ इसी मोटिवेशन के अंदर था कि मुझे किसी तरह से मिस्टर डेथ को इम्प्रेस करना है और उसके बराबरी हासिल करनी है। और इस तरह मैंने टाइम टू टाइम जो है अलग अलग चीज़ों को प्रोक्लेम करने की कोशिश करी, जिसके ज़रिए मैं अल्टीमेट इनहाइलेस्ट बन सकूँ। दो दफ़ा मैं इतना ज़्यादा पावरफुल बीइंग बन गया था इस रियलिटी के अंदर कि मैं जो चाहूँ उसको कर सकता था। हर चीज़ मेरी मुट्ठी के अंदर थी। एक बार मैं तो मर भी गया था इस सब को करते हुए, ताकि मैं डेथ का एक रॉयल सर्वेंट बन सकूँ। लेकिन मेरे ख्याल से डेथ जैसी चीज़ जो है वो मेरी किस्मत में कहाँ लिखी गई है। मेरी ज़िंदगी में इस तरह के बहुत सारा ड्रामास भरे हुए हैं, मेरी ज़िंदगी में इस तरह की चीज़ें होती रहती है। लेकिन तुम सोच रहे होगे ये कब और ये सब कैसे हुआ। तो तुम लोग को मैं अपनी कहानी सुनाऊँ तो कहाँ से सुनाऊँ, कहाँ से मैं इसकी शुरुआत करूँ। चलो हम बात करते हैं अखेनाटेंट से। ये एक एंशियंट इजिप्ट का फोरा हुआ करता था जो कि वहाँ पे राज किया करता था। ये जो था एक सेलेक्टिव ब्रीडिंग के बाद पैदा हुआ था अखेनाटेंट, और इसलिए अपने आप को एक स्पोक पर्सन समझता था और ये एटन गॉड को मानता था। और इसी वजह से इसने दूसरे के सारे जो गॉड्स थे उनके टेम्पल्स को बंद करवा दिया था इजिप्ट के अंदर, और उसने एक नई सिटी बनाई थी जिसका उसने नाम दिया था अखेटाटेन। जैसा कि दूसरे फोरास इजिप्ट के गुजरे हैं, उसी तरह ये फोरा भी जो था इसकी सारी की सारी हुकूमत बेस करती थी गुलामों के ऊपर। ये उनके साथ बहुत ज़्यादा रूथलेस था और अपने सारे काम करवाया करता था। उसका ये ख़तरनाक दौर जो है तकरीबन 17 साल तक चलता रहा और उसके बाद वो मारा गया। लेकिन कोई नहीं जानता कि उसकी मौत कैसे हुई। अखेनाटेन की मौत एक मिस्ट्री थी, इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता था। मॉडर्न आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं उन्होंने एंशिएंट इजिप्ट के हर एक आदमी को, हर एक चीज़ को आइडेंटिफाई कर लिया है। अखेनाटेंट एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा मिसिंग लिंक है उन फोरास के अंदर से कि उसकी आज तक कोई मम्मी लोकेट ना हो सकी। उसका जो ताबूत था जब उसको डिस्कवर किया गया तो पता चला कि वो भी खाली है और ऐसा लग रहा था कि कभी उसको इस्तेमाल किया ही ना गया हो।
कुछ लोगों का कहना है कि उसके बाद का जो फौरा था उसने उसको खाली करवा दिया था उसके मकबरे को, और इसीलिए उसकी लाश वहाँ पे मौजूद नहीं थी ताकि उसका नाम इस हिस्ट्री के अंदर कोई याद ना रख सके। कुछ कहते हैं कि कुछ ग्रेव रॉबर्स थे जिन्होंने उसकी कब्र में से उसकी लाश चुरा ली थी और उसके रिस्पॉन्सिबल हैं वो। लेकिन अगर मेरी बात की जाए तो मैं इन दोनों की दोनों एक्सप्लेनेशन को नहीं मानता हूँ। मुझे बस ऐसा महसूस होता है कि उसके साथ कुछ अलग हुआ था, कुछ ऐसा हुआ था जो हम सोच नहीं सकते हैं, लेकिन क्या, ये मैं नहीं जानता हूँ। और इसी तरह हम लोग यहाँ से शिफ्ट होते हैं एक्स-मैन के पास, जीन ग्रे और बीस्ट के पास, जहाँ पे अचानक हम देखते हैं कि जीन ग्रे अपना अचानक जग छोड़ देती है। तो बीस्ट बोलता है कि जीन तुम्हें ये क्या हो गया, तुमने अचानक इसको गिरा दिया, ऐसा तो तुम्हारे साथ होना इम्पॉसिबल सी बात है। तो बोलती है कि मुझे नहीं पता, मैं थोड़ा सा डिजी सा फील कर रही हूँ, कुछ अजीब महसूस हो रहा है। तो बीस्ट बोलता है कि ये तुम अपने होश में क्या बड़बड़ा रही थी अखेनाटन, ये तुम किस बारे में बात कर रही हो। तो बोलती कि हाँ, ये रिसर्च थी जो मैं काफ़ी टाइम पहले कर रही थी एक लिविंग फौरा के बारे में, लेकिन इसके बारे में तो मैंने काफ़ी टाइम से सोचा नहीं, और अचानक आज ये मेरी बात में दिमाग खुद से निकल आई। तो वहीं पर हम देखते हैं कि अचानक जब ये लोग ये बातें कर ही रहे होते हैं तो प्रोफेसर एक्स साइक्लॉप के साथ वहाँ पे आ रहे होते हैं। तो बीस्ट बोलता है कि मेरा अंदाज़ा जहाँ था कि प्रोफेसर एक्स को इसके बारे में कुछ ना कुछ पता होगा। तो प्रोफेसर बोलते हैं कि जीन, अच्छा हुआ तो मुझे मिल गई, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। और प्रोफेसर बोलते हैं कि अखेनाटन। तो जीन बोलती क्या मतलब, आपको भी ये आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। तो वो बोलता है कि बिल्कुल, मुझे भी ये आवाज़ें पिछले 1 घंटे से सुनाई दे रही है मेरे दिमाग के अंदर। तो बीस्ट बोलता है कि यहाँ पे ये सब चल क्या रहा है। तो प्रोफेसर एक्स बोलते हैं कि एक बहुत ख़तरनाक खतरा जो है वो हमारी तरफ आ रहा है, मुझे डर है हेनरी, और जितने के जितने एक्समैन हैं हमारे उन सबको कांटेक्ट कर लो, हम जो है उन सब के आने तक इंतज़ार करेंगे और एक अर्जेंट मीटिंग तुम्हें कॉल करनी ही होगी। तो थैनोस बोलता है कि ये वो लोग थे जिन्होंने सबसे पहले जाना था कि कुछ इनके साथ बुरा होने वाला है, लेकिन इसके बाद जल्द ही जो है इस यूनिवर्स का फैसेट, वो उसका खुद का स्ट्रक्चर, उसको कुछ महसूस हुआ कि कुछ तो कुछ इस कॉस्मिक वॉर्टेक्स के अंदर गड़बड़ चल रही है, इस रियलिटी के अंदर कुछ अजीब व गरीब हो रहा है जो उसको एबिस की तरफ खींच रहा है। और यहीं से बेसिकली हम लोग यहाँ पे एक यूनिवर्स के बाहर शिफ्ट होते हैं। यहाँ मैं आपको थोड़ा सा गाइड करता चलूँगा कि यहाँ पे एक हमें बच्चे से मिलवाया जाता है जिसका नाम एल्थ लीजा है, और दरअसल ये समझ लीजिए कि रियलिटी एंकर के तौर पे काम करती है ये बच्ची। ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है और ये हमारे यूनिवर्स को बाहर बैठ के मॉनिटर करती है, और इस वक्त इसको जो है 2 यूनिक गार्डियंस गाइड कर रहे हैं जो कि गमोरा और आइडम वॉरलॉक हैं। और वहाँ पे आइडम वॉरलॉक बोलता है कि गमोरा ज़रा देखो अटलीजा के स्पेल्स कितने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं, मेरे हिसाब से तो कुछ टाइम के बाद इसको हमारी ज़रूरत महसूस ही नहीं होगी। तो गमोरा बोलती है कि तुम्हें क्या हुआ एडम वॉरलॉक, क्या तुम बेबी सिटिंग करते करते थक चुके हो। लेकिन जब ये लोग यहाँ पे ये सब बातें कर रहे होते हैं अचानक वो बच्ची बोलती है कि एक नया एलिमेंट, इस पावर के अंदर एक शिफ्ट महसूस किया गया है, हर एक चीज़ जिसको तुम जानते हो वो बदलने वाली है। और थैनोस बोलता है कि वो चीज़ जो इनकी तरफ आ रही थी उसने सबसे पहले एक आदमी से कांटेक्ट किया, और वो कोई और नहीं बल्कि एसगार्ड का रूलर था। और इस वक्त ये जो है एसगार्ड के ऊपर एक नई पावर इसको मिली थी। ओडिन के गुजर जाने के बाद ये एक अलग ही किस्म की एनर्जी इसको वील्ड कर रहा था जिसको ओडिन फोर्स कहा जाता है। और बेसिकली हम लोग यहाँ से एसगार्ड के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे थॉर जो है इस वक्त ओडिन की जगह मौजूद है और इसके पास ओडिन फोर्स भी है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ का मौसम वगैरह इतना ज़्यादा ख़राब हो रहा था, इसको देख के थॉर जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है। लेकिन थॉर इससे पहले कुछ सोच पाए, कुछ कर पाए, अचानक हम देखते हैं कि स्पेस के अंदर से एक सामने से उसकी शक्ल आती है और वो बोलता है कि मेरी बात ज़रा गौर से सुनो लॉर्ड थॉर, मैं तुम्हें यहाँ पे एक नोटिस, एक वार्निंग देने के लिए आया हूँ। तो थॉर बोलता है कि तुम आखिरकार हो कौन। तो वो एकदम अपनी पावर से चमकाता है और बोलता है कि मैं लौट आया हूँ अपनी उस चीज़ के ऊपर राज करने के लिए जो कभी मेरी हुआ करती थी। और इस बात को जान लो कि जिस जगह को तुम मिडगार्ड बुलाते हो उस जगह के ऊपर राज मेरा तुमसे पहले का है। और मैं तुम्हें इस बात से वार्न करता हूँ कि अगर तुमने मेरे काम के बीच इंटरफेयर करने की कोशिश करी तो तुम्हें इससे निमटना पड़ेगा। और वहीं पर उसका साथी बोलता है कि माय लॉर्ड, ये आखिरकार था कौन जिसके अंदर इतनी हिम्मत है, जिसने हमें इस तरह से आके चैलेंज करा। तो थॉर बोलता है कि मैं इस बारे में नहीं जानता हूँ और मैं अंधा भी नहीं हूँ, ये मैं देख रहा हूँ कि कोई अलग ही चीज़ है और इसके पास बहुत ज़्यादा शक्ति है, इसके सामने तो ऐसा लग रहा है कि मेरी खुद की ओडिन पावर वो कुछ भी नहीं है। और इसी तरह थैनोस बताता है कि यहाँ पे कुछ अलग चल रहा था और अगर हम यहाँ से शिफ्ट हो जाएं शियार एम्पायर की तरफ तो वहाँ पे कुछ अलग ही हो रहा था। और हम देखते हैं कि सिल्वर सर्फर जो है शियार एम्पायर की तरफ आता है और वो देख के हैरत में रह जाता है कि शियार एम्पायर का पूरा आर्माडा वो बर्बाद हो गया होता है और उसको समझ में नहीं आता ये सब हुआ कैसे। तो वहीं पे सिल्वर सर्फर को एक सेवियर नज़र आता है जो कि इस सारी की सारी मैस के अंदर बच गया होता है और वो कोई और नहीं बल्कि शियार एम्पायर का ग्लैडिएटर होता है। और वो बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो ग्लैडिएटर, बताओ यहाँ पे हुआ क्या है ये सब। तो बोलता है कि हमें नहीं पता, शियार कमांड ने जो है एक सेंसर के जरिए कुछ चीज़ महसूस करी थी, एक ऐसा एनर्जी सिग्नेचर जो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग था। हम उसको पता करने के लिए यहाँ पे आ रहे थे अपनी पूरी फ्लीट लेके, लेकिन जब हम उसके करीब पहुँचे तो वो हमारे लिए बिल्कुल भी स्लो नहीं हुआ बल्कि हमें उड़ाता हुआ चीरता हुआ यहाँ से चले गया और वो अपने उसी रास्ते के ऊपर कायम रहा जो रास्ता वो शुरू से फॉलो कर रहा था। तो सर्फर बोलता है कि आखिरकार वो किस तरफ जा रहा था ग्लैडिएटर, लेकिन ग्लैडिएटर उसकी बात का जवाब नहीं दे पाता और वो वहाँ पे मर जाता है। अब तक तुम लोग ने मेरी जितनी कहानी सुनी है तुम लोग समझ ही गए होगे कि इस चीज़ के बारे में मैं ऑलरेडी अवेयर था। मुझे पता चल गया था कि इस एग्जिस्टेंस के अंदर एक मिस्टीरियस पावर आ चुकी है,
इनफैक्ट मैं तो काफ़ी सालों से इस चीज़ के पीछे लगा था और उसको ढूंढ रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये सच में भी कुछ है कि नहीं। लेकिन अब जब ये चीज़ें सामने आ रही थी तो मुझे अपनी उन बातों पे, अपनी उन थ्योरीज के ऊपर बिलीव होना शुरू हो गया कि जो चीज़ मैं ढूंढ रहा था वो शायद इस यूनिवर्स के अंदर वाकई में पाई जाती है। मैंने सोचा हुआ था कि अगर ऐसी पावर मुझे मिल जाए तो इसके ज़रिए मैं काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली हो सकता हूँ और जो मेरे एनिमीज़ हैं मैं उनसे हमेशा के लिए पावरफुल बन सकता हूँ और मुझे तंग करने के लिए कोई नहीं आएगा फिर इस यूनिवर्स के अंदर। लेकिन इस एनर्जी का जो सोर्स था वो कभी भी मेरे सामने नहीं आ पाया। मेरे स्कैनर्स कभी ना कभी एनर्जी एनिमेशन को पकड़ तो लेते थे, लेकिन उसके साथ ही फ़ौरन खो देते थे और मुझे फिर ऐसा लगने लगा कि मैं जिस क्वेस्ट के ऊपर निकला हुआ हूँ वो बिल्कुल बेकार है, ऐसा कुछ इस यूनिवर्स के अंदर है ही नहीं। लेकिन कल की बात करें अगर, तो मैं जो हूँ हरक्यूलियन गैलेक्सी के अंदर अपने शिप के अंदर बैठा हुआ था और एनर्जी सिग्नेचर्स को ढूंढ रहा था, और तब ये एनर्जी सिग्नेचर मेरे स्कैनर पे दोबारा पॉपअप हुए और इस बार ये गायब नहीं हुए। तो तब जाके मेरे दिल के अंदर एक खुशी की लहर उठने लगी और मुझे शायद रियलाइज़ हुआ कि जिस चीज़ की मैं इतनी चाहत कर रहा हूँ वो शायद सच में है। लेकिन तब जाके मैंने इसको जब चेक किया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये जो सारी की सारी एनर्जी सोर्स है ये कहीं और नहीं बल्कि प्लेनेट अर्थ की तरफ जा रही है। और ऑफ कोर्स इतना बड़ा जब कॉस्मिक इवेंट हो रहा हो जो अर्थ की तरफ जा रहा हो तो वहाँ के फाइनल माइंड्स इसके बारे में पता ज़रूर लगा ही लेंगे। और अगर हम यहाँ से बैक्स्टर बिल्डिंग में शिफ्ट हुए तो वहाँ कुछ ऐसे नज़ारे थे और हम देखते हैं कि यहाँ पे फैंटास्टिक फोर के घर बैक्स्टर बिल्डिंग के अंदर उन सबको भी इस बारे में पता चल गया होता है और वहाँ पे एवेंजर्स का विजन वो उनसे कांटेक्ट करता है और उनको बताता है कि एक रेडिएशन एमिनेशन जो है हमारे अर्थ की तरफ आ रही है, तो आप इस बारे में क्या कर रहे हैं। तो बोलता है कि हाँ मैं इसको काफ़ी टाइम से पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये जितनी भी एनर्जी है ये बिल्कुल ऑफ द चार्ट है, इससे पहले हमने कुछ ऐसा महसूस नहीं किया। तो बैन बोलता है क्या तुम हमारी लैंग्वेज में बात करना पसंद करोगे। तो रीड बोलता है कि मैं तुमसे बस यही कहूँगा बैन कि ये जो कोई भी चीज़ है ये एक्सट्रीमली पावरफुल और डेंजरस हो सकती है जो हमारी तरफ आ रही है और मुझे नहीं पता कि ये क्या है। तो विजन बोलता है कि मेरे ख्याल से हमें जो है इसको एक पोटेंशियल थ्रेट की तरह ट्रीट करना चाहिए। तो बोलता है कि बिल्कुल तुम ठीक कह रहे हो, हमें इसको एक थ्रेट की तरह ही लेना चाहिए और हमें अपनी फोर्सेस को ज्वाइन कर लेना चाहिए इसे डील करने के लिए। तो बताओ हमारी जगह पे या तुम्हारी जगह पे कहाँ मिलना है। और वहीं पे थैनोस बोलता है कि जब यहाँ पर ये सारी चीज़ें चल रही थी तो उसी वक्त इस यूनिवर्स के अंदर यानी इस अर्थ के ऊपर एक इल एडवाइज ट्री यूनियन बनी हुई थी जहाँ पे प्रोफेसर एक्स ने यानी चार्ल्स एक्सेवियर ने अपने सारे के सारे एक्समैन को बुलाया था। और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है बेसिकली जितने के जितने एक्समैन होते हैं उन सबको प्रोफेसर एक्स ने यहाँ पे बुला लिया होता है कि ये खतरा इतना ज़्यादा खतरनाक है और वहाँ पे सब इंतजार कर रहे होते हैं कि उन्होंने यहाँ पे बुलाया किस लिए है। तो बीस्ट बोलता है कि तुम लोग को थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, प्रोफेसर थोड़ा बिजी हैं। और वहीं पे हम देखते हैं कि प्रोफेसर एक्स और जीन वो दोनों अपनी पावर्स को एक साथ मिला के जो है इसको पता लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं। और प्रोफेसर बोलते हैं कि मुझे पता है कि ये थोड़ा खतरनाक हो सकता है क्योंकि इस वक्त हैंग भी हमारे पास मौजूद नहीं है नज़र रखने के लिए और हम लोग अपनी पावर्स को एक साथ मिला रहे हैं, ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मैसी हो सकती हैं लेकिन हमें ये करना ही होगा। तो जीन बोलती है कि ऑल राइट मैं सेलिब्रा को एक्टिवेट कर रही हूँ। तो प्रोफेसर बोलते हैं कि जीन बिल्कुल रिलैक्स रहना, अपनी साइनिक एनर्जी जो है वो मेरी पावर्स के साथ मिलाओ ताकि मैं अपनी पावर्स को इससे ज़्यादा महसूस कर सकूँ और इस अर्थ से बियॉन्ड हम जाके रीच कर सकें और पता लगाएं कि वो क्या चीज़ है जो हमारी तरफ आ रही है। और इस तरह हम देखते हैं कि वो जीन के साथ मिला के अपनी पावर्स को एम्पलीफाई करते हैं और इस अर्थ से बाहर गैलेक्सी की तरफ ढूंढने लग जाते हैं कि वो क्या चीज़ है और बोलते हैं कि ठीक है वो मुझे मिल गया, ये हमारे एज ऑफ सोलार सिस्टम के अंदर है, हमने इससे कॉन्टैक्ट कर लिया है। और प्रोफेसर बोलते हैं कि ओ माई गॉड। तो वहाँ से वो आदमी बोलता है कि एग्जैक्टली मुझे ये तुम्हारा वार्म रिसेप्शन देख के काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई। ग्रीटिंग्स माई सब्जेक्ट्स, मैं द ग्रेट फॉरा अखेनाटन हूँ और मैं उसको क्लेम करने के लिए आ गया हूँ जो कभी मेरा हुआ करता था। मेरा रूल हमेशा की तरह जस्ट और प्रोस्पोरस होगा और जैसा कि मुझे ग्रैंड काउंसिल ने अपना एजेंट के तौर पर चूज़ करा है तो मैं तुम लोग को वेलकम करता हूँ इस सेलेस्टियल ऑर्डर के अंदर। केओस जो है अब तुम्हारी दुनिया के अंदर से ख़त्म कर दी जाएगी, अब तुम लोग एक नए दिन की तरफ बढ़ रहे हो और आज से मैं जो हूँ तुम लोग के लिए एक अपनी नई रोशनी पैदा करने वाला हूँ और तुम लोग इस रोशनी के अंदर रहोगे तो बहुत आगे जाओगे, तुम लोग रिवॉर्ड हासिल करोगे। लेकिन अगर तुम इसके खिलाफ खड़े होने की कोशिश करी तो तुम्हें डार्कनेस के अंदर भेज दिया जाएगा। अनफॉर्चुनेटली मैं तुम लोगों के दिल का हाल पहले जान चुका हूँ और मुझे पता है कि तुम लोग मेरी बात पे विश्वास नहीं करोगे और इस ट्रूथ को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करोगे जो मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। तो इसीलिए तुमसे बहस करना बेकार है। तो वहीं पे जीन बोलती है कि प्रोफेसर निकलिए यहाँ से, हमें निकलना होगा। तो प्रोफेसर बोलते हैं कि अब बहुत देर हो चुकी है और अगले पल हम देखते हैं कि स्पेस से एक अजीब व गरीब एनर्जी आती है जो कि पूरे के पूरे चार्ल्स एक्सेवियर के घर को उड़ा के राख कर देती है। मतलब ये अखेनाटन ने जो है देख लिया कि ये एक्समैन कभी भी इसकी बात पर राजी नहीं होंगे, उनके दिल में क्या है वो क्या सोचते हैं। तो इसलिए अखेनाटन ने उनसे बहस करी नहीं बल्कि सीधा सीधा एक बहुत ज़बरदस्त एनर्जी का ब्लास्ट मारा जिससे पूरा का पूरा चार्ल्स एक्सेवियर का घर और सारे के सारे एक्समैन वो एक ही झटके में ख़त्म हो गए। और न्यूज़ में भी सब यही बताया जा रहा होता है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि ये हुआ तो कैसे हुआ। और बहुत सारे लोग बोल रहे होते हैं कि ये शायद म्यूटेंट्स का खुद का काम था या किसी और ने कुछ करा या किसी और ने कुछ करा है, लेकिन किसी को भी सही वजह नहीं पता थी।
और वहीं पे बोलता है थेनोस, ये सब लोग जो है यहाँ पे बैठ के बकवास कर रहे थे, ये लोग अपने आप को ही दोष दे रहे थे कि ये इसकी वजह से हुआ है, उसकी वजह से हुआ है, जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं था और ये जो हुआ था वो इनकी समझ से बहुत दूर था। लेकिन एक आदमी जो इस चीज़ को देख रहा था वो थोड़ा समझदार था, डॉक्टर डूम। डॉक्टर डूम जो है वो एक ज़बरदस्त किस्म की इंटेलेक्ट रखता है और ब्रिलियंट स्ट्रेटेजिस्ट है, जिसको मैं भी मानता हूँ। और इस तरह हम देखते हैं कि डॉक्टर डूम भी वहाँ पे बैठ के ये सारी चीज़ें देख रहा होता है और बोलता है कि द ब्लाइंड फूल्स, क्या तुम लोग अंधे हो चुके हो? टेररिस्ट, सेल्फ डिस्ट्रक्शन, क्या तुम लोग का दिमाग ख़राब हो चुका है? क्या तुम लोग को दिख नहीं रहा कि ये जो कोई भी फोर्स है ये हमारे वर्ल्ड पे बिलोंग करती ही नहीं है? इसके अंदर इतनी ताकत थी, ये कहीं बाहर से ही होगी। ये क्लियरली एक ऐसी सिचुएशन है जिसको मुझे अब मॉनिटर करना ही होगा और कौन जानता है कि कौन सी अपॉर्चुनिटी मेरे सामने आ जाए और मैं कुछ हासिल कर सकूँ। और इसी तरह हम लोग टेल अमारा की सिटी में शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट वगैरह काम करने के लिए आया हुए हैं। और ये वही सिटी है जहाँ पे अखेनाटन की सिटी अखेटाटन कभी खड़ा हुआ करती थी। और इसी तरह हम देखते हैं कि जब वो वहाँ पे काम करने के लिए आए हुए होते हैं तो अचानक वो आसमान की तरफ देखते हैं और सूरज के सामने उनको कोई चीज़ नज़र आती है। 1 घंटे बाद वाशिंगटन डीसी में इस अर्थ के ऊपर वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ऑफिस के अंदर हम शिफ्ट होते हैं और वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा हंगामे चल रहे थे। और हम देखते हैं इस तरह प्रेसिडेंट को भी सारी बातें बताई जा रही होती हैं और प्रेसिडेंट एवेंजर्स के बारे में पूछते हैं तो बोलते हैं कि अभी तक हमारा उनसे कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है क्योंकि हम समझ रहे हैं कि हमें उनको इसमें नहीं लाना चाहिए। लेकिन इस वक्त पूरे के पूरे एक्समैन और एक प्राइवेट प्रॉपर्टी को जो है इस नक्शे से मिटा दिया गया है और वहाँ पे बच्चे भी मारे गए हैं। तो वहाँ पे प्रेसिडेंट बोलते हैं कि डियर गॉड, क्या यहाँ पे कुछ और है जो मुझे जानना चाहिए? तो बोलती है कि हाँ, एंशिएंट इजिप्ट से हमारे पास रिपोर्ट्स आ रही है कि वहाँ पे कुछ अजीब हो रहा है, एक अजीब किस्म की एक्सप्लोजन वहाँ पे देखी गई है। लेकिन इससे पहले वो प्रेसिडेंट को कुछ और बताया, हम देखते हैं कि मिस्टर प्रेसिडेंट वो वहाँ से गायब हो जाते हैं और किसी को समझ में नहीं आता कि वो गए तो कहाँ गए। थेनोस बताता है कि प्रेसिडेंट बुश, जो कि काफ़ी ज़्यादा ऑनररी समझ जाते हैं, उन्होंने डिस्कवर करा अगले पल कि वो एक ऐसी जगह पे मौजूद है जहाँ पे वर्ल्ड के सारे लीडर्स को एक साथ जमा किया गया है। उन सबको भी यहाँ पे इस तरह से किडनैप किया गया और उनको न्यूली रीबिल्ड सिटी के अंदर लाया गया है जिसका नाम अखेटाटन है। और मानो ना मानो ये एक ऐसी सिचुएशन थी जिसके लिए इन लोगों ने ना ही कभी सोचा था, ना ही कभी प्रिपेयर किया था। ये सब चीज़ें इन लोग की समझ से बिल्कुल बाहर थी। और इस तरह हम लोग देखते हैं कि बेसिकली अखेटाटन ने जो है यहाँ पे अपनी नई सिटी दोबारा खड़ी करी है और उसके अंदर इस वर्ल्ड के जितने भी लीडर्स हैं बड़े बड़े, उन सबको यहाँ पे बुला लिया है। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रेसिडेंट बुश भी मौजूद हैं, यहाँ पे ईरान इराक के प्रेसिडेंट भी हैं, डॉक्टर डूम भी हैं, ब्लैक पैंथर भी है, यहाँ पे सऊदी अरेबिया का किंग, पाकिस्तान का प्रेसिडेंट मुशर्रफ भी मौजूद है। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा देखने वाली हैं कि रियल वर्ल्ड के ऊपर कितनी ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रही हैं। और इस तरह यहाँ पे किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इन सबको यहाँ पे लाया है तो कौन लाया, ये काम है तो किसका काम है। और वहाँ पे थेनोस बताता है कि इन लोगों के दिलों में सवाल तो बहुत थे और उसका आंसर्स इन लोग के लिए खुद वेट कर रहे थे। अखेनाटन अपने आप को बहुत ज़्यादा मगरूर इंसान समझता है तो इसीलिए वो अपनी बातें बार बार रिपीट नहीं करना चाहता था, तो उसने एक ही वक्त में सारे के सारे लोगों को अपनी बात समझा दी। और हम देखते हैं अचानक पीटर पार्कर अपने कमरे में बैठा होता है और उसका टीवी ऑन हो जाता है और उसका जो है टीवी चल नहीं रहा होता और उसमें सिर्फ एक ही चैनल आ रहा होता है। और बेसिकली ये अखेनाटन का काम होता है जो कि दुनिया के सामने आ रहा होता है और बता रहा होता है कि वो कौन है। और इसी तरह हम देखते हैं अखेनाटन आता है उस सिटी के अंदर और बोलता है कि मैं द ग्रेट फॉर अखेनाटन हूँ और मैं वापसी लौट आया हूँ अर्थ को क्लेम करने के लिए और इसकी सारी टेरिटरीज को एक साथ ज्वाइन करने के लिए। मेरा रूल जो है बिल्कुल जस्ट और रेन प्रॉस्परस होगा। मैं जो हूँ ग्रैंड काउंसिल के मुताबिक एक एजेंट चूज़ किया गया हूँ और इसलिए मैं तुम लोग का वेलकम करता हूँ इस सेलेस्टियल ऑर्डर के अंदर। लेकिन वहाँ पे वो जो सारे के सारे जो प्रेसिडेंट लीडर्स होते हैं वो सब समझ रहे होते हैं कि ये कोई नॉनसेंस है, ये कोई इनके साथ खेलने की कोशिश कर रहा है और ये कोई मजाक चल रहा है। लेकिन अखेनाटन बोलता है कि अब से तुम सारी की सारी गवर्नमेंट जो वो सिर्फ मुझे जवाब दोगे डायरेक्टली। मैं देख रहा हूँ कि तुमने इस दुनिया का क्या हाल करा है मेरी एब्सेंस के अंदर, मैं इसको देख के ज़रा भी खुश नहीं हुआ हूँ और इसीलिए इस एम्पायर को मुझे दोबारा खड़ा करना होगा इसकी फॉर्मल ग्लोरी के ऊपर, ताकि हम सब दोबारा जो है इसको आगे लेके बढ़ सकें। और जो कोई भी मुझसे रेजिस्ट करने की कोशिश करेगा वो बहुत बुरी मौत मरेगा। मेरे सामने सबमिट करो ताकि मैं तुम लोग को अपनी पावर से रिवॉर्ड कर सकूं और इस दुनिया को हम अच्छे तरीके से बढ़ा सकें। और वहीं पे सब लोग आपस में डिस्कशन कर रहे होते कि ये इसका काम है, ये प्रेसिडेंट बुश का काम है, ये सब उसकी चाल है, ये हमें डराने की कोशिश कर रहा है और मैं चाहता हूं कि तुम लोग मुझसे बिना किसी सवाल जवाब के मेरे सारे कहनों को मानते रहो और इसी के लिए मैं तुम लोग को एक रिवॉर्ड देता हूं। अब इस दुनिया के ऊपर से कैंसर्स और एड्स नाम की जो बीमारी है मैं उसको टोटली हटा देता हूं। जो लोग भी इस बीमारी का शिकार हुए थे अब वो बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, तो इसीलिए वापसी अपने अपने कैपिटल सिटीज़ के अंदर जाओ और मेरे ऑर्डर्स का इंतज़ार करो। और हर एक कंट्री को जो है कुछ देर में शॉर्ट असाइनमेंट्स दिए जाएंगे जो उनको कंप्लीट करने होंगे। और इस तरह हम देखते हैं अखेनाटन उन सबको वहाँ से भेज देता है और बोलता है कि चलो मैंने दुनिया को बता तो दिया कि मैं वापसी लौट आया हूँ, तो अब बारी है रेजिस्टेंस के खिलाफ प्रिपेयर होने की कि वो लोग जो मेरे खिलाफ खड़े होंगे मुझे उनको मर्सीलेसली क्रश करना ही होगा। तो थेनोस बताता है अब जैसा कि अखेनाटन दुनिया के सामने अपनी जाहिर कर चुका था सब कुछ और वो अपने क्वार्टर्स की तरफ जा रहा था, लेकिन वो इस वक्त यहाँ पे अकेला नहीं था। वो नहीं जानता था फौरा कि उसके पीछे एक फ्लाइंग स्पाई कैमरा है जो कि डॉक्टर डूम ने छोड़ा हुआ है। और हम देखते हैं कि डॉक्टर डूम ने बेसिकली उसके पीछे एक कैमरा लगा दिया होता है जो कि उसके पीछे पीछे जा रहा होता है और उसके पूरी की पूरी जगह को देख रहा होता है।
और डॉक्टर डूम बोलता है कि ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। बाहर से ही पहले जितना दिखने में छोटा और आसान सा लग रहा है, अंदर से उतना ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और एलियन होते जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये कोई मैं अलग ही चीज़ देख रहा हूँ, एक अलग ही जगह आ गया हूँ। और थैनोस बताता है कि और ये सब होने के बाद कुछ ही टाइम की बात थी कि जब फैंटास्टिक फोर और एवेंजर्स ने अपनी फोर्सेस को ज्वाइन करा ताकि वो लोग इसके ऊपर कुछ कर सकें। और इस तरह हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि सारे के सारे एवेंजर्स और फैंटास्टिक फोर जो हैं, मतलब लिटरली हमें यहाँ पे हर एक हीरो जो है 90s के दौर का वो नज़र आ रहा है। वो सब भी इस बारे में डिस्कशन कर ही रहे होते हैं, लेकिन अचानक अखेनाटेन उनके सामने आ जाता है और बोलता है, वॉरियर्स बीवेयर, अब से तुम लोग रॉयल प्रेजेंस के अंदर हो। और मैं तुम्हें यहाँ बताना चाहता हूँ कि अखेनाटेन द जस्ट वो तुम लोग के पास एक तोहफा लेकर आया है, एक सौदा लेकर आया है। मेरे लॉयल बॉडीगार्ड्स बन जाओ और तुम लोग जियोगे, और अगर मुझे इनकार करा तो तुम सब मारे जाओगे। और मैं तुम्हें अपने प्रपोजल के ऊपर सोचने के लिए 1 घंटा देता हूँ, उसके बाद मैं तुमसे सुनूंगा। लेकिन वहीं पे द थिंग बोलता है कि हमें तुम्हारे 1 घंटे की ज़रूरत नहीं है, ना ही तुम्हारे इस ऑफर की, तो तुम जाओ भाड़ में। और बैन ग्रिम उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है। तो अखेनाटेन बोलता है, चलो अगर ऐसी बात है तो फिर ऐसा ही ठीक। और हम देखते हैं कि विद इन ब्लिंक ऑफ एन आई अखेनाटेन सारे के सारे अर्थ के खतरनाक पावरफुल मोस्ट पावरफुल सुपर हीरोज एवेंजर्स और फैंटास्टिक फोर को इस एग्जिस्टेंस से मिटा देता है। मतलब ना उसने अपना एक हाथ चलाया, ना ही अपना एक पैर चलाया, बस उसने जो है इन सबको ख़त्म कर दिया। और वहीं पे हम निक फ्यूरी के पास शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे उसके एजेंट्स भी बता रहे होते हैं कि अब ये सब क्या हुआ है। और निक फ्यूरी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि सारे के सारे एवेंजर्स कहाँ चले गए और फैंटास्टिक फोर, और अब ये लोग करेंगे तो क्या करेंगे। लेकिन वहीं पे हम देखते हैं कि निक फ्यूरी से जो है सीधा डॉक्टर डूम कांटेक्ट करता है और उनको सिचुएशन को थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि यहाँ पे इस वक्त हो क्या रहा है। और बोलता है कि मैं जो हूँ इस वक्त अखेनाटेन के फोर्ट्रेस के अंदर और उसके दिमाग के अंदर घुसा हुआ हूँ, और मैं पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि उसको किस तरह से हराया जाएगा। क्योंकि चाहे कुछ भी हो, कोई भी विलन हो, कितना बड़ा भी हो, उसकी कोई ना कोई वीकनेस तो ज़रूर होती है, और मुझे वो वीकनेस उसकी ढूंढनी ही होगी। और यहीं से हम दूसरी तरफ थैनोस हमें बता रहा होता है कि जब ये सब चीज़ें अर्थ पे चल रही थी तो सिल्वर सर्फर वो अर्थ की तरफ आ रहा था, वो इस प्लेनेट की तरफ आ रहा था ताकि उसको बचा सके, उसको वॉर्न कर सके। लेकिन वो पहले ही बहुत ज़्यादा देर कर चुका था। इससे पहले सिल्वर सर्फर अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच पाए, उसको एक अनजान चीज़ जो है अपने पास बुला लेती है। और हम देखते हैं कि एक टेलीपोर्ट वहाँ पे खुलता है और वो उसको सिल्वर सर्फर को वहाँ पे ले जाता है। और वो कोई और नहीं बल्कि खुद थैनोस होता है, जिसने सिल्वर सर्फर को यहाँ पे टेलीपोर्टेशन के जरिए बुलाया होता है। और सिल्वर उसको देख के गुस्सा करता है और बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत हुई कि तुमने मुझे यहाँ पे बुलाया, ये तुम सब कर क्या रहे हो। लेकिन वहीं पे हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज आते हैं और बोलते हैं कि रोलन रेड प्लीज़ ये करने की ज़रूरत नहीं है, अब हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम इस यूजलेस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर पड़ें। और हम देखते हैं कि यहाँ पे सिर्फ डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं बल्कि उनकी पुरानी डिफेंडर्स की टीम, जिसमें हल्क, नेमोर और कैप्टन मार्वेल भी मौजूद होते हैं। और बोलता है कि मेरी बात पे विश्वास करो, इस मिशन के ऊपर, इस कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर ये टाइटन हमारी साइड पे है। तो सिल्वर सर्फर देख के हैरत में आ जाता है, तो बोलता है कि तुम सब यहाँ पे कर क्या रहे हो और बताओ यहाँ पे चल क्या रहा है। और थैनोस बोलता है कि जब यहाँ पे ये सब हो रहा था तो न्यूयॉर्क सिटी के अंदर, और हम देखते हैं न्यूयॉर्क सिटी के अंदर स्पाइडरमैन, डेयरडेविल वो सड़कों पे ऊपर घूम रहे होते हैं, लेकिन उनको कुछ दिख नहीं रहा होता। और वहीं पे डेयरडेविल आके पूछता है, स्पाइडरमैन बताओ कि यहाँ पे ये क्रॉसेस किस तरह के बने हुए हैं। तो स्पाइडरमैन बोलता है कि मैंने तो सोचा था कि तुम ब्लाइंड हो, लेकिन तुम फिर भी नोटिस कर ही लेते हो। खैर तुम्हारे लिए काफ़ी अच्छा है कि तुम अंधे हो, तुम ये सब देख नहीं सकते हो। क्योंकि हम बेसिकली देखते हैं कि वो जो सारे के सारे हीरोज़ को गायब किया होता है अखेनाटेन ने, उसने न्यूयॉर्क की हर एक बिल्डिंग के ऊपर क्रॉस बना के उन हीरोज़ को वहाँ पे लटका दिया होता है, मतलब ताकि सारी दुनिया देख सके कि जो कोई भी उनके खिलाफ खड़ा होगा उनकी ये हालत होगी। और थैनोस बताता है इस तरह जब यहाँ पे ये सब चीज़ें हो रही थी तो वहाँ पे ज़्यूस और थॉर मिलकर मीटिंग कर रहे थे। और यहाँ पे हम देखते हैं कि थॉर जो है ज़्यूस के पास आता है, वो सारी की सारी कहानी सुनाता है। और ज़्यूस भी बोलता है कि मुझे लगता है कि ये फोरा अखेनाटेन काफ़ी ज़्यादा ईविल और ख़तरनाक भी है, और इसने ऑलरेडी जो है एवेंजर्स को ख़त्म कर दिया, तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये हमारी सारी की सारी कैपेबिलिटीज़ से बहुत ऊपर की बात है। हमें जो है अपनी फोर्सेस को एक साथ मिलाना पड़ेगा, क्योंकि हम चाहें सब कुछ करने की कोशिश भी कर ले, लेकिन हम इसके सामने खड़े नहीं हो सकते हैं। तो थॉर बोलता है कि बिल्कुल तुम ठीक कह रहे हो, मेरी ओडिन पावर और तुम्हारे ओलंपियन माइट भी जो है अगर हम कंबाइन भी कर लें तो वो उसके सामने कुछ नहीं है। तो बोलता है कि हाँ ये बात तुम्हारी ठीक है, उस विलन के पास अनलिमिटेड एनर्जीज है, इससे पहले हमने कुछ ऐसा नहीं देखा। तो हमें इस टाइम के अंदर अपने और ज़्यादा लोगों को जमा करने की ज़रूरत पड़ेगी, हमें अपने जैसों को ढूंढना होगा ताकि हम उस डार्कनेस के खिलाफ खड़े हो सकें। और थैनोस बताता है कि जब गॉड्स तैयारी कर रहे थे इससे लड़ने की, तो वहाँ पे कुछ और भी बींग्स थे जिनको इस बारे में खबर पड़ गई थी और वो वॉर्न करने के लिए आए थे। और हम देखते हैं कि यहाँ पे वेस्ट्रा, मास्टर ऑर्डर और लॉर्ड केओस जो है वो इटर्निटी के पास आते हैं। मतलब आप देख सकते हैं कि ये मैटर कितना ज़्यादा अचानक एस्केलेट कर दिया है कि यहाँ पे सिर्फ गॉड्स नहीं, सिर्फ मोर्टल्स नहीं, बल्कि कॉस्मिक एंटिटीज़ भी जो है उसमें दाखिल होना शुरू हो चुकी हैं। और वो उनको आगे बताती हैं कि इस तरह से यूनिवर्स के अंदर जो है बैलेंस बिगाड़ा जा रहा है, कुछ अजीब व गरीब चीज़ें जो कि बहुत ज़्यादा ताकतवर है। तो इटर्निटी बोलता है कि इन्फिनिटी और मैं इस शिफ्ट के बारे में कुछ टाइम पहले ही जान चुके हैं, जैसा कि तुम मास्टर ऑर्डर और लॉर्ड केओस जान रहे हो, लेकिन जैसा कि इस मैटर के अंदर तुम लोग कुछ नहीं कर सकते हो, हम लोग भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और इटर्निटी और इन्फिनिटी यही बोल रहे थे कि हमें ये बात समझ में नहीं आ रही कि हमसे इस यूनिवर्स के अंदर कोई चीज़ नहीं छुपी है, लेकिन इस चीज़ को देख के ऐसा लग रहा है कि ये हमारे लिए भी एक अलग किस्म की मिस्ट्री है। तो मतलब यहाँ पे जो है इटर्निटी और इन्फिनिटी भी इस मैटर के अंदर कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल कॉस्मिक एंटिटीज़ हैं जो कि वन अबव ऑल और लिविंग ट्राइब्यूनल के बाद आते हैं।
और इस तरह थेनोस बताता है तो ये है वो कहानी जिसकी शुरुआत हुई थी, जो कि 4000 साल पहले एक फोरा ने शुरू करी थी, और वो अब वापसी इस अर्थ के ऊपर वापसी लौट आया है ताकि वो सबका रूल जो है हासिल कर सके। वो जो है इस सब को हासिल करने के लिए आया है और उसके लिए उसने एक बहुत ग्रैंड स्ट्रेटजी को फॉलो किया है। लेकिन अभी तक जो मैंने तुम लोग को सुनाया है ये उन सारे खतरनाक वाक्यों का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा था। ये कुछ ऐसा था जैसे एक बड़े से समंदर के अंदर सिर्फ एक आंसू, क्योंकि ये दर्दनाक कहानी अभी बस शुरू ही हुई है। टू बी कंटिन्यूड।